ओके, क्वेश्चंस लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13, 13. The following information is provided in relation to acquiring from M Limited and target from P Limited. Acquiring M यानी कि परचेजर, टारगेट यानी कि सेलिंग, सेलिंग है P लिमिटेड, M P को टेक ओवर कर रहा है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स रुपीज इन लैक्स पे दिया है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एंड पी रेशियो, यानी कि ये जो भी दिया है वो एम और पी का सेपरेट दिया है, यानी कि बिफोर मर्जर। ठीक है, ऑलवेज जो अपने को डेटा दिया रहेगा बिफोर मर्जर करेगा, आफ्टर मर्जर का अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट है व्हाट इज द स्वैप रेशियो इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस। एक्शन रेशियो को दूसरा नाम है स्वैप रेशियो। ठीक है, एक्शन रेशियो स्वैप रेशियो दोनों एक ही है। तो अपने को एक्शन रेशियो फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एमपीएस ऑफ सेलिंग डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ परचेसिंग। ये अपने को एक्शन रेशियो देगा बेस्ड ऑन एमपीएस। व्हाट इज एपीएस ऑफ एम लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, post APS? What is expected market price per share of M Limited after acquisition, assuming PE ratio of M Limited remains unchanged? MPS after merger, PE same रहेगा। ठीक है, determine the market value of merged firm। ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस का अपने को आंसर निकालना है। गेन या लॉस वगैरह पूछा नहीं है, तो अपन वो सब फाइंड नहीं करें। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको एज अ बेस सम अपन ले लेंगे और जो जो पॉसिबल है वो सब चीज फाइंड करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री मर्जर ईपीएस से दिया है क्या, प्री मर्जर ईपीएस। अर्निंग्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले एम लिमिटेड का अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, 200, और नंबर ऑफ शेयर 20, यानी कि 10 रुपीज। और पी लिमिटेड का 40 डिवाइडेड बाय 10, 4 रुपीज। ठीक है, ये हो गया पहला ईपीएस। दूसरा अपन फाइंड करते पीई, सब में पीई गिवन है। ठीक है, तीसरा अपन ये सब में वैसे भी फाइंड करना ही पड़ेगा, ये अपन एक्स्ट्रा नहीं करें, अभी तक जो भी किया वो सब एक्स्ट्रा था। ठीक है, ईपीएस पूछा नहीं है पी का, तो फाइंड करने का नहीं एग्जाम में, जो पूछा रहेगा उतना ही फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एमपीएस अपने को पूछा नहीं है, लेकिन एमपीएस निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस चाहिए। तो जब तक तुम लोग को दोनों कंपनीज का एमपीएस नहीं मिलेगा, तुम लोग को फाइंड नहीं कर पाओगे। और एमपीएस फाइंड करने के लिए तुम लोग को क्या लगेगा, पी इंटू एपीएस, तो एपीएस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि एपीएस यहाँ पे अपने को ऑप्शनल नहीं था, दैट वाज कंपल्सरी। आया समझ में? ठीक है, चलो तो अभी पी तो गिवन है, एमपीएस निकालते हैं। एमपीएस इक्वल टू पी इंटू एपीएस। सबसे पहले एम लिमिटेड का पी 10 इंटू उसका एपीएस 10, 100 हो गया। और पी लिमिटेड का पी 5 इंटू उसका एपीएस 4, यानी 20 हो गए।
ठीक है। मार्केट कैप अगर पूछा रहेगा तो ही निकालने का, बाकी उसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये सब में अपन सब फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी फाइंड कर लेंगे। तो मार्केट कैप एम लिमिटेड का एमपीएस आया 100 रुपीज, इंटू उसके नंबर ऑफ शेयर कितने, 20 लाख, यानी कि 2000 लैक्स होगा। पी लिमिटेड का एमपीएस आया 20 रुपीज, इंटू उसके नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, यानी कि 200 लाख होगा। ठीक है। बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू वो फाइंड नहीं कर पाएंगे कि किसके लिए कैपिटल प्लस रेजो या फिर असेट माइनस लायबिलिटी चाहिए, तो ये अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट, एक्सचेंज रेशियो यहाँ पे कौन कौन से फाइंड कर सकते हैं। जो जो पॉसिबल है वो फाइंड करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है वो छोड़ देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस। एमपीएस अपने पास है क्या, दोनों कंपनीज का। ठीक है। तो पहले एमपीएस और सेलिंग, सेलिंग का एमपीएस 20, परचेसिंग का एमपीएस 100, यानी कि 0.2। ठीक है। यानी कि इसको ऐसे इंटरप्रेट करने का कि 0.2:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक शेयर के लिए ये 0.2 शेयर्स देगा। हर एक शेयर के लिए ये 0.2 शेयर्स देगा। तो इसके टोटल शेयर्स कितने हैं, 10 लाख है। तो 10 लाख इंटू 0.2, 2 लाख शेयर इसको मिले। समझ में। ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है। हाँ। तो सेलिंग कंपनी के हर एक शेयर के लिए परचेसिंग 0.2 शेयर इश्यू करेगा। ठीक है। सेम वे अगर एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस निकाला, तो सेलिंग का एपीएस 4, परचेसिंग का एपीएस 10। तो 4/10 यानी कि 0.4 बाय डिफॉल्ट ये आएगा इस टू वन लिखने का नहीं है, 0.4 ही सिर्फ एग्जाम में लिखना है। 0.4, 0.2 वगैरह ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ उसका मीनिंग क्या आता है। ठीक है। तो 0.4 एक्शन रेशियो आएगा बेस्ड ऑन ईपीएस। अपने को ये यूज नहीं करना है, सब में अपने को ये यूज करने को बोला है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए अपन फाइंड करेंगे कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है। अप्लाई तो आगे का हर वर्किंग इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है। बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ये अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे, और एक्शन रेशियो गिवन वो वाला केस भी एप्लीकेबल नहीं है, वो एमपीएस के बेसिस वाला ही यूज करना। ठीक है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज हमने फाइंड किया है, सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, ये ही अपने को चाहिए। ठीक है। क्या क्या लिखना नहीं है, मार्केट वैल्यू लिखना नहीं है। ठीक है। ईपीएस का लिखना नहीं है, बुक वैल्यू का लिखना नहीं। आया समझ में। चलो अभी नेक्स्ट, पोस्ट मर्जर ईपीएस। सबसे पहले एनपीएटी ऑफ ए लिमिटेड का एनपीएटी 200 है, प्लस एनपीएटी ऑफ बी लिमिटेड, बी का एनपी 40 है। ठीक है। प्लस सिनर्जी, अगर सिनर्जी दिया तो लेने का, नहीं दिया तो इग्नोर कर दो, ये सब में दिया हुआ नहीं है तो उसको लिखने का ही नहीं। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो लिखने का ही नहीं। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड कितना है, 20 लाख। और नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड इंटू एक्सचेंज रेशियो, तो इसका नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो 0.2। ठीक है। तो ये 240 लाख डिवाइड बाय 20 प्लस 2, 22 लाख। तो 10.91 ये अपने को मिला एपीएस। चलो अभी नेक्स्ट, पी गिवन है। कितना गिवन है, पॉइंट नंबर 3 में देखो लिखा है कि पोस्ट मर्जर का जो पीई है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज 10।
ठीक है, जो पी ऑलरेडी गिवन है 10 वो चेंज नहीं होगा। अब आएगा एमपीएस। एमपीएस इक्वल टू पी इंटू ईपीएस, दोनों पोस्ट मर्जर का लेना है। P10। अब ईपीएस कौन से कंपनी का ले? अभी एक ही कंपनी है, अभी दो कंपनीज नहीं है, मर्जर के बाद एक ही कंपनी रहा। तो 10.91, और इस पे सर 4 डिजिट वगैरह रखने का नहीं, इस पे नॉर्मली सब 2 डिजिट वाला राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो 109.1 ये आएगा एमपीएस। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा अपन फाइंड करें, सब में पूछा नहीं है, नहीं नहीं पूछा है, मार्केट वैल्यू पूछा है। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एमपीएस कितना आया? तो 109.1 इंटू नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर कितना है? 22 लैक्स पोस्ट मर्जर का। ठीक है, कितना आएगा? ओके, नहीं नॉर्मली जितना तो उन्हें राउंड ऑफ किया उसके हिसाब से रखो। ठीक है, तो ये तुम लोग का मार्केट वैल्यू हम लोग को मिल गए। अभी एक्स्ट्रा एक और पार्ट अपन कवर कर रहे हैं, गेन और लॉस टू शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज। फर्स्ट, इन एमपीएस सबसे पहले प्री मर्जर या फिर पहले पोस्ट मर्जर ले लो। प्री मर्जर ही रखो, प्री मर्जर एमपीएस। मर्जर से पहले एमपीएस कितना था? तो इसका 100 था, इसका 20 था। मर्जर से पहले। पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना आ रहा है? 109.1। तो ये तो डायरेक्टली कंपेरेबल है। ठीक है, अभी जरा ध्यान से सुनो। सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ एम लिमिटेड का। ठीक है, मर्जर से पहले मेरे पास एक शेयर था कंपनी का, उसका मार्केट वैल्यू 100 रुपया था। मर्जर के बाद उसका वैल्यू 109 हो गया, तो मुझे 9 रुपीज का सीधा गेन है। ठीक है, तो 9.1 का गेन, इतना समझा? अब दूसरा केस देख, मैं शेयर होल्डर हूँ पी लिमिटेड। मर्जर के पहले मेरे शेयर का वैल्यू 20 रुपया था। ठीक है, अब मैं पी का शेयर होल्डर नहीं रहा, अभी मैं किसका शेयर होल्डर हो गया? एम का हो गया। अब एम का एक शेयर 109 का है, लेकिन मुझे एक पी के शेयर के सामने एक एम का शेयर मिला क्या? नहीं मिला। मेरे एक पी के शेयर के सामने मुझे सिर्फ 0.2 एम का शेयर मिला, तो ये 109 का सिर्फ 0.2 वाला पार्ट ही मेरा है, मुझे उतना ही मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 109.1 इंटू एक्सचेंज रेशियो 0.2, 21.8, यानी कि अभी मेरा जो प्रपोर्शन है उसका वैल्यू 21.8 रुपीज है, तो मुझे 1.8 रुपये का गेन। अभी समझा ये एक्सचेंज रेशियो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि तुम लोग डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना, तो मेरे पास एक शेयर 20 का, उसके सामने मैं ऐसे बता रहा हूं कि मुझे एक शेयर परचेसिंग का मिला। अरे पूरा एक कहाँ मिला है मुझे? एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से मुझे कम या ज्यादा मिला रहेगा ना, तो मुझे वो प्रपोर्शनेट कितना मिला वो लेना, इसके लिए एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर। समझा? तो 1.8 का इसको भी गेन होगा। जरूरी नहीं कि एक को गेन होगा तो दूसरे को लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू ही बढ़ता है, उसमें सबको गेन होता है। कभी कभी मार्केट वैल्यू गिरता है तो सबको लॉस होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी को गेन हुआ, एक कंपनी को लॉस हुआ, जनरली वो ईपीएस में होगा, एमपीएस में ऐसे नहीं होगा। एमपीएस में दोनों को गेन या दोनों को लॉस वैसे होता है। और 99.99% केसेस में एमपीएस के टर्म में गेन ही आता है, क्योंकि एपीएस तो बढ़ेगा ही। एपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली
शेयर के टर्म में गेन ही आएगा। अभी दूसरा सेम लाइन पे, गेन और लॉस टू शेयर होल्डर इन ईपीएस, ईपीएस के टर्म में गेन या लॉस कितना है? एम लिमिटेड, पी लिमिटेड। प्री मर्जर कितना था ईपीएस, चेक करो। 10 और 4, ठीक है, वहां पे हमने फाइंड किया। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ रहा है? पोस्ट मर्जर ईपीएस अभी फाइंड किया 10.91 है। तो ये तो डायरेक्टली कंपेरेबल है ना, मेरे पास पहले भी एक शेयर था, अभी भी एक ही शेयर है, तो डायरेक्टली कंपेरेबल है। यहाँ पे पहले मेरे पास एक शेयर था, अब उसके जगह पे नए कंपनी का 0.2 शेयर है, तो 10.91 वो पूरे शेयर का वैल्यू है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 0.2 शेयर, 1.8, ठीक है। तो इसको 0.91 का गेन हो गया और इसको 1.82 का लॉस हो गया, पता चला? ठीक है, तो एपीएस के टर्म में ये लोग को लॉस हुआ। लॉस होने का रीजन क्या? अगर एक्सचेंज रेशियो छोटा रहेगा ना, ठीक है, तो सामने उसको शेयर कम मिलता है, तो प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलता है। तो एक्सचेंज रेशियो जितना बढ़ेगा ना, परचेजर के लिए लॉस, सेलिंग के लिए गेन, और एक्सचेंज रेशियो जितना कम होगा, परचेजर के लिए गेन, वो कम पैसा दे रहा है, और सेलर के लिए लॉस। ईपीएस के टर्म में ऑपोजिट आंसर आता है, एक्सचेंज रेशियो पे डिपेंड है। एमपीएस में नॉर्मली सेम आंसर आएगा, गेन तो दोनों को गेन, लॉस तो दोनों को लॉस। आया समझ में? तो ये हुआ ओवरऑल बैकग्राउंड ये चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना है ऑनलाइन वाले।